हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। और आपके लिए आज नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे सूक्ष्म बीजाणु जनन। किस प्रकार से आपका एक पुंकेसर के अंदर सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है, इसको एक एक करके समझेंगे। शुरू हम करेंगे कहाँ से, आपके जो पुंकेसर है उसके निर्माण से। मतलब हम समझेंगे कि किस प्रकार से पहले आपका जो पुंकेसर वाला पार्ट होता है वो कैसे परिपक्व होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि उसके अंदर सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है, एक आपका जो टिपिकल एक फ्लावर होता है, आपका जो पुष्प होता है आवर्तबीजी पौधों में, उसमें आपका आप देखते हो कि एक भाग होता है मादा। अगर हम एक उभयलिंगी पुष्प की बात करें तो उसमें आपका एक भाग क्या होगा, मादा भाग होगा, और उसी पर ही आपका एक नर भाग होगा। ये ठीक है ना। तो दो चीजें यहां पर होती हैं उभयलिंगी पुष्प में, एक उसका मादा भाग, एक उसका नर भाग होता है। साथ में आपके पता है दल और बाह्य दल होते हैं, इनसे हमें यहां पर नहीं मतलब है क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं जनन। तो जनन में दल और बाह्य दलों का कोई चक्कर नहीं है, उससे हमें जानना भी नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे मादा भाग और नर भाग पर। आज हम बात करेंगे नर भाग की केवल। तो नर भाग में ये जो संरचना आप देख रहे हो ये आपकी है पुंकेसर, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ये लगा हुआ है आपका, इसे हम कहते हैं एंथर। आपको ये अंग्रेजी में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और नीचे इसके लगा हुआ है तंतु, जिसे आप कहते हो फिलामेंट। तंतु या फिर फिलामेंट कहते हो, पुंतंतु भी इसको कहते हैं। पुंकेसर का जो तंतु होता है वो पुंतंतु होता है, पुंतंतु यानी फिलामेंट। अब हम देखेंगे कि इस आपके एंथर के अंदर किस प्रकार से सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये हमें समझना है। तो पहले हम ये समझेंगे इसका जो अपरिपक्व अवस्था होती है। देखो ऐसा तो होता नहीं है कि आप बनते के साथ ही आपका जो एंथर होगा उसके अंदर से आपकी सूक्ष्म बीजाणु धानियां बन जाएंगी। पहले वो परिपक्व होगा, परिपक्व होने पर उसके अंदर सूक्ष्म बीजाणु धानी बनेगी, फिर सूक्ष्म बीजाणु धानियों के अंदर सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो देखिए यहां पर होता क्या है कि अगर आप एक अपरिपक्व एंथर देखो, अपरिपक्व एंथर मतलब आपका कुछ इस तरह का है। अगर आप इसका एक सेक्शन काट कर देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको बस ऐसा दिखेगा, एक ऊतक दिखेगा जो कि इसके अंदर भरा हुआ होगा। कुछ इस तरह से एक ऊतक दिखाई देगा यहां पर, और उसमें आपके बाहर की तरफ आपकी एक लेयर होगी, उसके अंदर और टिश्यू होगा, पूरे के अंदर पूरे ऊतक भरा हुआ है यहाँ पर सारे में। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब होता ये है कि इसमें जो आपका अपरिपक्व एंथर है इसके अंदर आपकी हर एक किनारे से, यहां से आपको ध्यान रखना है, आपकी बाह्य त्वचा जो होती है ये, जिसे आप कहते हो एपिडर्मिस, इसके नीचे आपकी एक और होती है अधः त्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो ये मानना है आपको कि हाइपोडर्मिस की कोई कोशिका चारों किनारों पर दूसरी कोशिकाओं से अलग होकर, हाइपोडर्मिस की कोई कोशिका चारों किनारों पर दूसरी कोशिकाओं से अलग होकर ज्यादा बड़ी होकर आकार बढ़ा लेती है अपना, ठीक है ना। यहां पर ये मान लीजिए चारों किनारों पर एक कोशिका जो है दूसरी कोशिकाओं से अलग हो जाती है और अपना आकार बढ़ा लेती है। तो इसने भैया क्या किया, अपना साइज बढ़ा लिया। अब ये साइज बढ़ी हुई कोशिका को हम क्या कहेंगे, इसको आप कहते हो आर्ची स्पोरियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल, ठीक है ना। अब आर्ची स्पोरियल सेल इस चारों किनारों पर थी आपकी, होगा क्या, आर्ची स्पोरियल सेल में एक सूत्री विभाजन होगा। आर्ची स्पोरियल सेल में आपका क्या होगा, एक सूत्री विभाजन होगा। सूत्री विभाजन के पश्चात यह दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मान लो आपके सूत्री विभाजन के पश्चात, आपको पता है ये बात, कोई भी कोशिका यदि सूत्री विभाजन करती है तो वह दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या पहले वाली कोशिका के समान ही होगी। मान लीजिए आपका पूरा पौधा द्विगुणित था तो ये सारी कोशिकाएं द्विगुणित रही होंगी, ये भी द्विगुणित है, ये भी सब कुछ।
तो यहाँ जो आपकी ये आर्चीस्पोरियल सेल है आपकी, ये भी कैसी रही होगी, द्विगुणित रही होगी। अब ये दोनों कोशिकाएं भी द्विगुणित हैं जो बनी हैं, इनमें से एक आपकी कहलाती है परिधीय कोशिका और एक आपकी कहलाती है बीजाणुजनक। बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, बीजाणुजनक ऊतक समझ लीजिए, पहले ये बीजाणुजनक ऊतक बनाएगी, तो बीजाणुजनक ऊतक की जो कोशिका है वो यहां होती है। अब होगा ये परिधीय कोशिका जो है बेचारी, ये कई विभाजनों के पश्चात लगातार कई विभाजन करती है, उसके पश्चात ये एक कई लेयर की एक संरचना का निर्माण करती है, जिसमें लगभग 4 लेयर होती है, 4 परत होती है। जो बाहर वाली परत है आपकी, ये देखो, ये एक परत तो बनाएगी सबसे बाहर की ओर आपकी, इसे कहोगे आप एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, इसके अंदर ये 2 लेयर और बनाएगी जो आपकी होंगी मिडल लेयर्स। मिडल मतलब बीच वाली जो लेयर है वो मिडल लेयर्स ये होंगी। ठीक है ना। उसके बाद सबसे अंदर की तरफ जो एक लेयर बनाती है, ये देखो, ये सारा काम आपका परिधीय कोशिका के विभाजन के पश्चात हुआ है। परिधीय कोशिका में सूत्री विभाजन हुए हैं, उसके पश्चात आपकी एक ऐसी संरचना का निर्माण हुआ है जिस संरचना में आप देख रहे हो बाहर आपकी एंडोथीसियम की लेयर है, और एंडोथीसियम की लेयर के अंदर आपकी 2 लेयर और हैं जिनको आप मिडल लेयर कह रहे हो। उसके अंदर आपकी एक और लेयर है जो कि आपकी क्या है, टैपेटम। तो सबसे अंदर वाली आपकी क्या कहलाती है, टैपेटम। तो यहाँ एक 4 लेयर वाली संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे सूक्ष्म बीजाणुधानी। क्या कहेंगे भैया, सूक्ष्म बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर आप इसे क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो भाई माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये, अब होगा क्या, ये जो हमारी दूसरी कोशिका थी बीजाणुजनक कोशिका जो थी, ठीक है, ये इसके अंदर होगी यहाँ, और ये अंदर में ये भी कई विभाजन करेगी, और कई विभाजनों के पश्चात ये भी आपका यहाँ पर एक ऊतक का निर्माण कर देगी, जो ऊतक आपका क्या कहलाएगा, बीजाणुजनक ऊतक। बीजाणुजनक ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू। बीजाणुजनक ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू। और सारा ऊतक आपका द्विगुणित होगा, ये बात ध्यान रखनी है, सारा का सारा ऊतक द्विगुणित होगा। अब आपका एक, जब ये एंथर जो था आपका ये परिपक्व हो जाएगा पूरा, तो परिपक्व होने के पश्चात इस एंथर के अंदर आपका 4 तरह की, 4 किनारे पर, यहाँ 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 यहाँ, चारों किनारे पर एक एक बीजाणुधानी बन जाएगी, सूक्ष्म बीजाणुधानी बन जाएगी। ठीक है ना। तो आपका ये एंथर जो होगा, इसके अंदर कितनी बीजाणुधानी होंगी, 4 बीजाणुधानियों वाला एंथर बन जाता है, परिपक्व हो जाता है पूरा। उसकी संरचना हम जरा सा बना करके देख लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इस बीजाणुधानी के अंदर किस प्रकार से सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो चलिए उसकी संरचना देख लेते हैं एक बार। इसमें आप देखोगे कि अगर आप सेक्शन काट कर देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये है आपका परिपक्व एंथर,
जिसमें आपको चारों किनारों पर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर आपको 4 सूक्ष्म बीजाणु धानियाँ दिखाई देंगी और यहाँ बीच में एक ऊतक दिखाई देता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होती है, ठीक है, जो कि आपका कहलाता है कनेक्टिव। क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक, या फिर आप इसे कहोगे कनेक्टिव या संयोजी, ठीक है। ये संयोजी इस एंथर की 2 आपकी जो लोब है, 2 पार्टीशन है, ये और ये, इसे जोड़ के रखता है। एंथर आपका 2 लोब का बना हुआ होता है, बाइलोब्ड कहते हैं इसको। 4 इसके अंदर सूक्ष्म बीजाणु धानियां हैं, इसलिए इसको आप टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हो। टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर है, 2 लोब हैं, बाइलोब्ड है, हर एक लोब में 2 ये आपकी थीका है, डाइथीकस है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर आपका भरा हुआ है बीजाणुजनक ऊतक, ये आपकी बीजाणुधानी है, इसमें ये लेयर टेपेटम है, ये लेयर मिडल लेयर्स हैं, इसके बाहर आपकी एंडोथीशियम है। इसके अंदर बीजाणुजनक ऊतक भरा हुआ है। बीजाणुजनक ऊतक की खास बात बताए तो बीजाणुजनक ऊतक की हर एक कोशिका, यहां आपको ध्यान रखना है नर वाले केस में कि बीजाणुजनक ऊतक की हर एक कोशिका आपकी एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका की तरह बिहेव करती है। देखो भाई, ये है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अब होगा आपका विभाजन, वो भी कौन सा भाई? मियोसिस। मियोसिस कौन सी होती है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आपकी बनने वाली कोशिकाएं संख्या में 4 होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की अपेक्षाकृत आधी रह जाती है। भैया ये द्विगुणित थी, ये अगुणित होंगी और ये 4 हैं पीछे जो दिखाई नहीं दे रहे। ये आपकी संरचना टेट्राड कहलाती है या फिर चतुष्क कहते हैं इसको, ठीक है, चतुष्क, ठीक है। तो टेट्राड या चतुष्क कहलाएगी। तो आपके सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके बनाती है क्या? बहुत सारे सूक्ष्म बीजाणुओं के टेट्राड, कई सारे बिलियंस ऑफ मिलियंस ऐसे टेट्राड का निर्माण करती है। सारे सूक्ष्म बीजाणु शुरुआत में इस तरह से एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है, लगे रहते हैं। इनके विकास के लिए, इसके नरिशमेंट के लिए, इनके पोषण के लिए जो टेपेटम होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, यहाँ जो लेयर होती है उसे कहते हैं टेपेटम। तो टेपेटम का काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं वैसे तो इसके, पर आपको ध्यान रखना है टेपेटम का रोल है इनका नरिशमेंट करना, इनका पोषण करना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टेपेटम एनसीईआरटी में लिखा है कि वो बाइन्यूक्लिएट होती है, 2 केंद्रक होते हैं उसके अंदर। ये आप एनसीईआरटी की रीडिंग अगर आप करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप दूसरी वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां पर जाकर के आप एनसीईआरटी की रीडिंग मेरे साथ कर सकते हो। वहां से नीट में क्या क्या आएगा वो मैं वहां पे बताता हूं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोज हैं जो मैं बनाता रहूंगा, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बोर्ड पर भी देते रहेंगे, साथ ही साथ देखते रहना, ठीक है ना। तो ये बन जाते हैं आपके 4 सूक्ष्म बीजाणु। अब 4 सूक्ष्म बीजाणु एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे टेट्राड आपके इनके अंदर बन जाएंगे। भविष्य में हम आगे पढ़ेंगे जाकर के दूसरी वीडियो में कि सूक्ष्म बीजाणुओं से आपके पराग कणों का निर्माण होता है। सूक्ष्म बीजाणु आपके बढ़ करके आगे विभाजित होकर के जो भी संरचना बनाते हैं वो आपकी नर युग्मोद्भिद या परागकण होती है। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे परागकण का विकास, या फिर पढ़ेंगे सूक्ष्म बीजाणु से नर युग्मोद्भिद का विकास, या फिर पढ़ेंगे सूक्ष्म बीजाणुओं से परागकण कैसे बनते होते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना रहेगा। यहां भी देखना, ध्यान से देखना, यहां भी बढ़ जाएंगे बहुत सारे टेट्राड ऐसे ही, यहां भी बढ़ जाएंगे बहुत सारे टेट्राड ऐसे ही, यहां बढ़ जाएंगे बहुत सारे टेट्राड ऐसे ही। और जब इनके अंदर आपके परागकण बन जाएंगे तब इन संरचनाओं को आप सूक्ष्म बीजाणुधानी नहीं कहेंगे, तब आप इनको परागधानी कहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में रहेगा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत, और मिलते हैं आगे चल करके। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है। ओके।